खबर आ रही है कि काजीरंगा, जो कि गैंडों का घर कहा जाता है, वह अब खतरे में है, जो कि असम में है। अगर घर खतरे में होगा तो उस घर में रहने वाले यानी कि जो वन्यजीव हैं, जो गैंडे हैं, जो शेर हैं, वो भी तो खतरे में होंगे। और अगर वो खतरे में होंगे यानी कि फिर इंसानों को भी खतरा होगा ही। तो ये आखिर हो क्या रहा है, इतने सारे खतरे, और आखिर ये संकट कैसे आ गया, हमें ये समझना पड़ेगा। चलिए एक एक करके सारी बातों को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि सरकार का इसमें क्या रोल है। लेकिन एक जरूरी जानकारी कि फ्रीडम सेल की लास्ट डेट है 16 अगस्त, और अगर आप चाहते हैं अपनी यूपीएससी की तैयारी, पीसीएस की तैयारी, जुडिशरी या सीयूईटी या दृष्टि लर्निंग ऐप में अवेलेबल जो भी लाइव ऑनलाइन कोर्सेस हैं 50% कम कीमत पर पाना, तो ये खास मौका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर, और इस फ्रीडम सेल का फायदा जरूर लीजिए। अब बात आती है खबर की। देखिए, जब ये खबर उठी कि जो काजीरंगा का क्षेत्र है उस नेशनल पार्क के चारों ओर जो इको सेंसिटिव जोन है, अब ये जोन क्या होता है, दरअसल अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है कि एक जोन होगा जहां पे कोई मानव की एंट्री नहीं होगी, एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पे मानव जा सकता है और जानवर भी की भी पहुंच वहां तक होगी। उस हिसाब से कई हिस्सों में बांटा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो जो इको सेंसिटिव जोन है, ये सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, आउटर लेयर हम कह सकते हैं। उसमें 10 किलोमीटर की उसकी एक हम कह सकते हैं कि चौड़ाई थी, और उस 10 किलोमीटर की रेंज को घटा करके 1 किलोमीटर करने का एक फैसला सरकार की तरफ से सामने आया। तो इसमें यह सवाल उठे, आलोचना हुई कि आखिर इको सेंसिटिव जोन को अगर आप छोटा कर देंगे तो घर सिकुड़ जाएगा जानवरों के लिए, और घर सिकुड़ेगा तो जानवरों को दिक्कत होगी, और इससे मानव और पशु का संघर्ष हो सकता है वो बाहर की तरफ निकले और इंसानों के साथ उनका संघर्ष हो। तो यहां पे बात हुई कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि अभी आधिकारिक रूप से तो ऐसा अधिसूचित किया नहीं गया कि हम 10 किलोमीटर से 1 किलोमीटर कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों के लिए किया गया है लेकिन सभी के लिए नहीं। और दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं कि हम जबरदस्ती या मनमानी तरीके से कुछ कर रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि जो न्यूनतम सीमा है 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए। तो हम उस न्यूनतम 1 किलोमीटर के इको सेंसिटिव जोन की सीमा के दायरे में ही रह के सारे फैसले कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की आती है, जब ये कह दिया जाता है तो बात ऐसे बनेगी नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि इको सेंसिटिव जोन को हम एक तरफ से समझें तो उस क्षेत्र को हम काजीरंगा को एक सींग वाले गैंडे के लिए जानते हैं। एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व की सबसे बड़ी आबादी का घर है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, वहां पे शेर भी हैं और उनकी भी अच्छी खासी आबादी है, अन्य वन्य जीव हैं। तो दिक्कत ये हो रही कि हम पर्यावरण का संरक्षण करना चाहते हैं। दूसरा, विकास की जरूरत हर जगह पड़ती है। तो वहां के जो स्थानीय आबादी है, एक्चुअली क्या है कि वो इको सेंसिटिव जोन ऐसा है जहां पे मानव आबादी भी है। अब वहां पे लेकिन रोड नहीं बन पा रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ दुकान या भवन का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन में बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। और इसी की वजह से हो रहा है कि आखिर अगर प्रतिबंध रहेंगे तो हम कैसे काम करेंगे। तो उसी के लिए सरकार ने जो निर्णय लिया वो इस बेस पे लिया कि न्यूनतम सीमा तो 1 किलोमीटर है, तो हम उस 1 किलोमीटर के दायरे तक जा सकते हैं, और इको सेंसिटिव जोन का बाकी हिस्सा जो बच जाएगा वहां पर निर्माण कार्य हो सकेगा। तो सारी जो चिंता है इसी दो बातों को लेकर के। अब मैंने कहा था कि 3 स्तरीय जोन होते हैं, संरक्षित क्षेत्र हम कह सकते हैं। तो काजीरंगा संरक्षित क्षेत्र को देखिए, एक अंदर का जोन है, फिर एक बाहर का है, और एक उसके बाहर। 3 लेयर में यह सुरक्षा है जानवरों के लिए। तो जो अंदर की जोन है उसको हम बोलते हैं कोर जोन। ये क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है, यानी कि यहां पे इंसानों की गतिविधि लगभग शून्य है, कोई जाके वहां कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहां पे एक तरह से इसका मतलब यह हुआ कि जानवरों की सुरक्षा सर्वाधिक है। और तीसरी बात कि वन्य जीवों का मूल जो आवास, फिर हम इसी को कहेंगे, जहां पे किसी भी आदमी का कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है। तो ये अपने आप में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट भी कहा जाता है। फिर बीच का ये कोर जोन, तो ये बीच वाला है। अब दूसरा आता है ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? बफर जोन। यहां पे सीमित और नियंत्रित मानवीय गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे कि हम इको टूरिज्म सुनते हैं, नाइट सफारी सुनते हैं, यानी कि लोग जो वन फॉरेस्ट लाइफ का मजा लेने के लिए जो जाते हैं वो यही जगह ही होती हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एक तरह से ये वो जगह है जो कोर और बाहरी दुनिया के बीच एक कुशन का काम करती है। यानी कि ये कोर है, यहाँ पे कुछ शून्य गतिविधि है, और गतिविधि थोड़ी बहुत जो शुरू होती है वो इको सेंसिटिव जोन से शुरू होती है, और उसके बीच में ये हिस्सा है वो बफर का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ शांति तभी बनी रहेगी जब बीच में एक बफर जोन होगा, उसे को क्वेश्चन कहा गया। तीसरा इको सेंसिटिव जोन है जिसका पूरा मामला है कि 10 किलोमीटर की इसकी रेंज को 1 किलोमीटर करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है प्रतिबंध की खनन कार्य नहीं हो सकता, भारी उद्योग नहीं हो सकते, बड़े निर्माण नहीं हो सकते। तो अब ऐसे में विवाद इसी को लेकर के है कि कोर और बफर जोन पर कोई विवाद नहीं है,
लेकिन इस बाहर वाले जोन को, अब लेकिन आप खुद सोचिए ना कि ये तीनों मिलके ही तो पूरा एक संरक्षित क्षेत्र तैयार करते हैं जानवरों के लिए। अगर एक संरक्षित क्षेत्र छोटा होगा तो यहाँ पे गतिविधि जब इंसानों की बाहर वाली इको सेंसिटिव जोन में बढ़ेगी तो उसका असर बफर जोन तक जाएगा, और बफर जोन तक अगर असर जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि कोर जोन तक भी प्रभाव पड़ेगा। और आवाजाही जानवरों की इस इको सेंसिटिव जोन तक बहुत ही निर्बाध रूप से रहती है, यहां तक जानवर आ सकते हैं, उन्हें नहीं रोका जाएगा। तो ऐसे में उनके पहुंच का दायरा भी तो छोटा हुआ। अब अगली बात ये आती है, इको सेंसिटिव जोन का महत्व आप यही समझ लीजिए कि वन्य जीव गलियारों की तरह है। जानवरों की आवाजाही बाधित नहीं होगी, अवैध शिकार अतिक्रमण नहीं होगा। संरक्षित क्षेत्र मानव बस्तियों के बीच संघर्ष को कम करने में मदद करता है। तो इसके बाद, क्योंकि उसी के बाद फिर धीरे धीरे मानव बस्तियां आगे की तरफ बढ़ती जाएंगी, तो वो जितना बड़ा संरक्षित क्षेत्र रहेगा उतना ही वन्य जीव अपने एरिया में रहेंगे, ना कि बाहर पशु इंसानों के पास जाएंगे। तो जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही जरूरी है, ये होना चाहिए। लेकिन अब ये है कि अपने आप में जितना ये छोटा होगा वैसे ही जानवरों के लिए खतरा बढ़ेगा, एक प्रकार का शॉक जल्दी मिलेगा उनको। तो काजीरंगा का अपने आप में और भी महत्व है, सिर्फ इको सेंसिटिव जोन के नजरिए से नहीं देखें तो असम के गोलाघाट, नगांव, सोनीतपुर, इन सब जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी पर कार्बी पहाड़ियों के बीच में है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 से है। और यहाँ पे देखिए, एक सींग वाला गैंडा विश्व की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है, यहीं पे है, और पूरी दुनिया की आबादी का 2/3 66% यहाँ पे है। अब देखिए, मैंने क्या कहा, एक जानवर नहीं, ज्यादा टाइगर भी है, हाथी भी है, जंगली भैंसा है, पूर्वी दलदली हिरण है। ये संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए बसेरा है। और 2007 वो साल था जब इसको कहा गया कि देश में सबसे अधिक बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ पे बाघों की संख्या भी ठीक ठाक है। लेकिन अब बात आती है कि जो पूरा मुद्दा है उस पर सरकार क्या कह रही है। देखिए, सरकार का वही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यूनतम 1 किलोमीटर मानक का हम पालन ही कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 साल पहले डिसीजन दिया था, उसमें जब कह दिया कि आप इको सेंसिटिव जोन को 1 किलोमीटर में रख सकते हैं, तो हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि केंद्र सरकार नई जोन अधिसूचित नहीं करता है, जब तक तब तक 10 किलोमीटर वाला रहेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचित कर दे, स्टेट गवर्नमेंट अपना डिसीजन सीधे नहीं थोप सकती कि आज से ये 10 किलोमीटर की जगह इको सेंसिटिव जोन 1 किलोमीटर का हो गया। वो अपना प्रस्ताव भेजती है केंद्र के पास, और अंतिम रूप से केंद्र ही हम कहें तो फैसला लेता है। अब प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो 10 किलोमीटर का वो बफर है, जब तक बना रहेगा जब तक कि अंतिम रूप से केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं आती है। लेकिन अब यहाँ पे जो हम देखें चुनौतियां, आप तो समझ ही गए हैं कि वन्यजीव गलियारों के लिए जो खतरा रहेगा, आवाजाही के लिए दिक्कत होगी, और इसके साथ ही हम देखें तो जब पशुओं के लिए जगह कम बचेगी तो मानव के साथ संघर्ष होने की भी समस्या रहेगी, और पर्यावरण को अंतिम रूप से चुनौती तो मिलेगी। अब यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा आ गया है कुल मिला के एक तरफ, और दूसरी तरफ आ गया है स्थानीय आबादी, क्योंकि यहाँ पे इन स्थानीय आबादी के लिए भी तो आजीविका के लिए बहुत सारी चीज चाहिए, तो खनन कार्य हो, निर्माण कार्य हो, तो ये सब चीजों से ही तो एक अर्थव्यवस्था चलती है। तो वहां की अर्थव्यवस्था पे लगाम लगी हुई है पर्यावरण संरक्षण की वजह से। अगर 1 किलोमीटर का यह न्यूनतम वाला मानक का पालन हो जाता है तो जो बहुत स्थान ऐसे हैं चारों तरफ से पूरे रेडियस में बचेंगे जहां पे बहुत सारे निर्माण कार्य, खनन कार्य ये सब देखने को मिलेगा। और ये हमें भी पता है कि निर्माण और खनन कार्य होगा, जंगल कटेंगे, पेड़ कटेंगे, ये भी देखने को मिलेगा, और इससे कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही। अब अंतिम बात यही आती है कि एक वैश्विक धरोहर है हमारे दुनिया के लिए, न सिर्फ भारत के लिए, तो उसके साथ क्या ऐसा करना ठीक रहेगा। तो फिलहाल के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया है। अब केंद्र और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के पास प्रस्ताव विचाराधीन है। अंतिम अधिसूचना जब जारी होगी तब यह प्रभावी होगा, अन्यथा ये 10 किलोमीटर का जोन बना रहेगा, इको सेंसिटिव जोन। और यहाँ पे वैज्ञानिक अध्ययन आधारित साइट विशिष्ट निर्धारण ही दीर्घकालिक समाधान हो सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि चारों तरफ से हम 10 किलोमीटर की रेंज को कम ना करें, लेकिन कुछ जगहों पर जहां आवश्यकता है वहां पे कर दें, एक संतुलन बनाने की कोशिश करें। ये ऐसा कुछ हमें देखने को हो सकता है मिल जाए। अब अगली बात आती है एक सवाल की, इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि पहला स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में सभी संरक्षित क्षेत्रों के लिए न्यूनतम 1 किलोमीटर ESZ अनिवार्य किया। दूसरा, काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। और तीसरा, ESZ को अंतिम रूप से अधिसूचित करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। अब आपको बताना है कितने कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, और डी 1, 2 और 3। तो मुझे उम्मीद है इस सवाल का जवाब आप बहुत आसानी से दे सकेंगे, तो जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी और आपकी मुलाकातों का सिलसिला अभी चलने वाला है। धन्यवाद।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।